हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है और सेकेंड लास्ट वीडियो है। आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस एम.एन. रॉय, वन ऑफ द फ्यू कम्युनिस्ट लीडर दैट इंडिया हैड, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ मॉडर्न इंडिया। राजनेता के तौर पे बहुत सफल व्यक्ति नहीं रही है और ये चीज़ बहुत ऑब्वियस थी कि कोई व्यक्ति अगर दार्शनिक है तो वो नेता तो अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके कुछ कारण हैं। जो दार्शनिक होता है, कभी कभी क्या होता है कि पॉलिटिक्स में बहुत बार ऐसा देखा गया है, हर व्यक्ति जो कितना भी बड़ा नेता है, जी हुजूरी बहुत करनी पड़ती है। कोई दार्शनिक जी हुजूरी करेगा तो या तो वो दार्शनिक नहीं है या फिर वो जी हुजूरी कर ही नहीं पाएगा। तो ये खास बात है कि गलत बात के साथ खड़ा नहीं हो सकता कोई दार्शनिक, तो इस वजह से बहुत सफल नेता नहीं थे। हाँ, जो रिस्पेक्ट थी उनकी, वो या फिर उनकी जो पहुंच थी, वो आपको इस बात से समझ आएगी कि जो लेनिन था उसने उनको मीटिंग में बुलाया था और उनसे लेनिन के डिसएग्रीमेंट्स थे काफ़ी सारे, इस वजह से उन्हें निकाल दिया गया। एक बात और, इनके जीवन को हम पढ़ेंगे कि इनके जीवन बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइडेड है। इससे पहले के जितने भी इंडियन फिलोसोफर थे, जैसे कि अंबेडकर, गांधी, जो प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में हमने बहुत उनके जीवन के बारे में नहीं पढ़ा। बट हाँ, इनके जीवन के 3 फेजेस हैं जिसमें एकदम अलग थिंकिंग दिखाई देगी आपको तीनों फेजेस में। कुछ लोग कहते हैं कि पहले तो ये ऐसा कहते थे, फिर ये ऐसा कहने लग गए, ये दोगलापन नहीं तो क्या है। अरे नहीं भाई, कोई भी व्यक्ति जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, लगातार नई नई चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके विचारों में बदलाव होना बहुत स्वाभाविक है। हाँ, उसके में बदलाव बिल्कुल नहीं होगा जो कुछ नहीं कर रहा, जो चुपचाप घर पे पड़ा हुआ है, वो समाज के जो विचार हैं उन्हीं से चलेगा हमेशा, उसके सोच में बदलाव नहीं होगा। परिवर्तन सिर्फ उसके सोच में होता है जो लगातार पढ़ रहा है, लगातार चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। और एम.एन. रॉय कोई ऐसे पहले व्यक्ति नहीं है जिनकी सोच में परिवर्तन हुआ है पढ़ाई के साथ। ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे भारतीय परंपरा में, और दार्शनिक परंपरा में तो लगभग सभी ऐसे ही मिलेंगे आपको। खैर, लेट्स स्टार्ट। एम.एन. रॉय बंगाली थे। 3 फेजेस में इनका लाइफ डिवाइड है। पहला फेज मिलिटेंट नेशनलिस्ट, जिनको ब्रिटिशर्स रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट भी कहते थे, लेकिन हम ये शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स अपने संदर्भ में कहते थे। बंगाल में पैदा हुए, इन पे इन्फ्लुएंस था बंकिम चंद्र चटर्जी का, चट्टोपाध्याय का, बिपिन चंद्र पाल का इन्फ्लुएंस था स्टार्टिंग में। इनको स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि हाँ, आज़ादी तो चाहिए ही चाहिए, और आज़ादी लेनी चाहिए हमें लड़के, मिलिट्री की हेल्प से, हथियारों के हेल्प से। ये इनकी लाइफ का फर्स्ट फेज है। बंगाल के पार्टीशन के टाइम पे इन्होंने हथियारों की सप्लाई, मतलब हेल्प की, जो जितने भी मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे। मिलिटेंट नेशनलिस्ट का अर्थ है जो हथियारों से आज़ादी लेना चाहते हैं, लड़के आज़ादी लेना चाहते हैं, बाई द आर्म, बाई द फोर्सेस, उनको हथियार सप्लाई करने में इन्होंने मदद की। इसके बाद क्या होता है, थोड़ा ये लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ही बिकम कम्युनिस्ट। मार्क्सिज्म बेसिकली इन पे प्रभाव पड़ता है, मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ता है। आपको नहीं पता कि मार्क्सवाद क्या है, तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कार्ल मार्क्स के ऊपर और मार्क्सिज्म के ऊपर। मार्क्स की विचारधारा को बेसिकली मार्क्सवाद कहते हैं या फिर मार्क्सिज्म कहते हैं, और उसी से मिलता जुलता शब्द है कम्युनिस्ट। अलग है, डिफरेंस है दोनों में, लेकिन मोर और लेस आप इनसे ये ड्राइव हो सकता है। जहाँ आपको मार्क्सिज्म पढ़ाया जाएगा वहाँ आपको कम्युनिज्म भी पढ़ाया ही जाएगा। ठीक है। दूसरा, इसमें क्या करते हैं ये बेसिकली, ये क्यों होता है, कम्युनिज्म क्यों इनके दिमाग पे हावी हो जाता है, क्यों ये मार्क्सवादी हो जाते हैं। ये ट्रैवल करते हैं, ये यूएसए जाते हैं, ये जर्मनी जाते हैं। अब जर्मनी तो कार्ल मार्क्स वाज बोर्न एट जर्मनी। जब ये दोनों देश ट्रैवल करते हैं तो विचारों में बदलाव, पढ़ाई लिखाई के साथ ये कम्युनिस्ट हो जाते हैं। मैक्सिको में 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको को फॉर्म करते हैं और वहीं पे सेटल हो जाते हैं कार्ल मार्क्स। 1920 ये एम.एन. रॉय, कार्ल मार्क्स तो क्यों ही होंगे सर। ठीक है। अब एक कम्युनिस्ट लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कॉम इंटर्न।
ये शॉर्ट फॉर्म है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। अच्छा, आप लोगों को पता होगा जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं, जो मार्क्सवादी लोग होते हैं, वो देशों की सीमाओं में नहीं मानते। उनका ऐसा मानना है कि भविष्य में एक आखिरी स्टेज आएगी जब कोई देश की सीमा नहीं रहेगी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसा हो जाएगा, इट वुड बी आउंड बाई कम्युनिटी, पूरी दुनिया एक हो जाएगी। तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई भी दो देश हैं उनमें दुश्मनी है, लेकिन अगर उनमें से कोई एक मार्क्सवादी देश है, कम्युनिस्ट देश है, और जिस देश से दुश्मनी है उस देश के कुछ लोग सपोर्ट करते हैं उनको, क्योंकि वो मानते ही नहीं है देश की सीमा में। उनका मानना है जो मार्क्सवाद को बढ़ावा दे रहा है वो हमारा साथी है, जो इसके विरुद्ध है वो हमारा दुश्मन है। देश हमारे लिए देश जैसी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, बट इट इज़ नॉट एट दैट प्रायोरिटी। मार्क्सिज्म से कम प्रायोरिटी देते हैं वो इस चीज़ को। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उस समय थी कॉमिंटर्न, जिसको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बोलते हैं। जितने भी इंटरनेशनल जितने भी देशों के लीडर्स थे वो सारे मिलते थे और डिस्कशन करते थे कि कम्युनिज्म को कैसे स्प्रेड करना है। अच्छा, यही इनकी मुलाकात होती है लेनिन से, जब ये कॉमिंटर्न की मीटिंग चल रही होती है। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऐसा नहीं होता। जो सुप्रीम लीडर है, जैसा कि माओवाद में या फिर मार्क्सवाद में या फिर कम्युनिज्म में होता है, जो सुप्रीम लीडर है उसका ही आदेश माना जाएगा। तो डेमोक्रेसी की एक्सपेक्टेशन मत रखना यहाँ से, ठीक है। अब जब वो मीटिंग हो रही होती है तो बात चल रही होती है कि कैसे कम्युनिज्म को फैलाएं। लोगों का तर्क होता है कि जो जितनी भी कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे कम्युनिज्म आएगा तो यूरोप में ऑटोमेटिकली कम्युनिज्म आ जाएगा। पहले सबसे पहले कॉलोनीज़ में कम्युनिज्म आना चाहिए। जितने भी उन्होंने देशों पे कब्जा किया है बाहर, चाहे वो अफ्रीका हो चाहे भारत हो, अगर इनमें साम्यवाद हम ला सकते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी आ जाएगा। अब बात यह है कि यहाँ पे तो यूरोपियन कंट्रीज रूल कर रहे हैं, तो किसको सपोर्ट करना चाहिए? पहले तो आज़ादी दिलानी पड़ेगी ना ये सब लाने के लिए। मतलब इंडिपेंडेंट बनो पहले खुद, उसके बाद ही तो तुम किसी देश में कम्युनिज्म या फिर कोई भी विचारधारा ला सकते हो। जब तक कोई देश किसी देश का गुलाम है, किसी का गुलाम है, काहे का कम्युनिज्म, काहे का कैपिटलिज्म। तो अब इस चीज़ को लेके लेनिन कहते हैं और बहुत सारे नेता वहाँ पे जो कहते हैं कि हमें ना जितने भी देश हैं जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं उन देशों को सपोर्ट करना चाहिए, और उन देशों में जो मेन फोर्सेस हैं, जैसे भारत में जो आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा लड़ी पार्टी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जो मेन स्ट्रीम पार्टी थी, इसको सपोर्ट करना चाहिए। जितने भी मेन फोर्सेस हैं, चाहे वो भले ही पूंजीपति क्यों ना हो, उनको पहले सपोर्ट करो, उसके बाद आज़ादी के बाद अपना बेस मजबूत करो और फिर अपना प्रोसेस फॉलो करो कम्युनिज्म लाने का पूरा। ये लेनिन का मानना था कि वी शुड सपोर्ट, लेनिन कॉलोनियल स्टेट्स में we should support mainstream parties ऐसा मानना था लेनिन का। एम एन रॉय इस चीज के विरुद्ध थे। एम एन रॉय का कहना था कि हम क्यों ये सब कर रहे हैं, मतलब हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं जिनकी विचारधारा एकदम हमसे विपरीत है। हमें जो वर्कर्स हैं और जो पीजेंट्स हैं यानी किसान और मजदूर हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए ना। उनका मानना था कि जो ये कैपिटलिस्ट क्लास है ना, जो बुर्जुआ क्लास है, ये रिएक्शनरी है, ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट में काम कर रही है, इसको आज़ादी वगैरह दिलाने का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। दे आर जस्ट वर्किंग फॉर देयर ओन पर्पज, फॉर देयर ओन सेल्फिशनेस। हमें कायदे से सपोर्ट करना चाहिए वर्कर्स को, ये एम एन रॉय कह रहे हैं, और पीजेंट्स को, ताकि क्रांति आए। ये लोग क्रांति लेके आए, ना कि ये, क्योंकि ये क्रांति लाएंगे तो फर्क फायदा क्या हुआ, ऐसा एम एन रॉय का मानना था। अब लेनिन के साथ इनकी विचार नहीं मिल रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं, वी शुड नॉट सपोर्ट दैट। इसके अलावा एक और फैक्टर था जिसके लिए दोनों विरोधी थे, अभी डिस्कस करूंगा, दैट वाज गांधी। लेनिन की नज़र में गांधी एक बहुत ही अच्छे नेता थे, बहुत ही मास लीडर थे, मतलब मास पॉपुलेशन उनको सपोर्ट कर रही है। लेनिन उनकी तारीफ करते हैं कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए महात्मा गांधी को। एम एन रॉय एकदम विरुद्ध जाके बोलते हैं कि नहीं, महात्मा गांधी जी कल्चरल रिवाइवलिस्ट हैं, कोई बहुत ही ऐसे नेता नहीं है जो मजदूरों के हक में बोल रहे हो, किसानों के हक में बोल रहे हो। बेसिकली उन्होंने कहा कि गांधी वॉज कल्चरल रिवाइवलिस्ट। गांधी का कोई लेना देना नहीं है इनसे, ऐसा उनका मानना था। गांधी सिर्फ, और
गांधी क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में एम एन रॉय मानते हैं कि ये सिर्फ पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है, इसका कोई लेना देना नहीं है पिछड़े वर्ग से और किसानों से और मजदूरों से। ठीक है, दूसरी तरफ लेनिन कह रहे हैं कि वी शुड सपोर्ट देम फॉर द इंडिपेंडेंस। दोनों में बात नहीं बनती। अब क्योंकि दोनों में बात नहीं बनी, तो मैंने पहले ही बोला ये डेमोक्रेसी नहीं है। जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लोकतंत्र के बेस पे तो चलेगी नहीं। एम एन रॉय को निकाल दिया इस ऑर्गेनाइजेशन से। इसके बाद एम एन रॉय इंडिया में वापस आते हैं। इनकी लाइफ का तीसरा फेज है, लेट्स डिस्कस दैट। इसके लिए थोड़ा इसको हटा देते हैं। 2 फेज हो चुके हैं, पहला मिलिटेंट नेशनलिस्ट, दूसरा कम्युनिस्ट। तीसरा फेज इंडिया जब वापस आते हैं, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है बेसिकली। बाद में जब जेल से बाहर आते हैं तो तीसरा फेज इनकी लाइफ का शुरू होता है, थर्ड फेज ऑफ एम एन रॉय। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें एक बहुत ही महान थिंकर मिलता है मॉडर्न इंडिया का। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है। इनकी कुछ किताबें हैं, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। जो इनकी बुक्स हैं, इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडियाज प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, न्यू ह्यूमनिज्म। ये डिस्कस भी करना है हमें डिटेल में, ये पूरा कॉन्सेप्ट कि मानववाद क्या है, मानवतावाद क्या है। रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन, RRR, नहीं मूवी नहीं है ये, बुक का नाम है। ठीक है, ये 1952, 1947, 1923, 1922, ये इनकी बुक्स हैं। मतलब इन्होंने बहुत लिखा है। मतलब इनकी तुलना BR अम्बेडकर से की जा सकती है मेरी नज़र में। इतना मतलब अम्बेडकर ने भी लिखा है और उन्होंने भी लिखा है, लेकिन इन्होंने भी बहुत लिखा है। मतलब टॉप जो कहा जा सकता है कंटेंट के मामले में, जिन्होंने देश को नई फिलॉसफी दी है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, इकोनॉमिक लेवल पर हो। और अभी जब ये वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, न्यू ह्यूमनिज्म, तो आप इनके फ़ैन हो जाओगे, गारंटी देता हूँ इस बात की। ये ऐसे व्यक्ति थे, जब संविधान सभा भी नहीं बनी थी तब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट बना लिया था। और इन्हीं का सजेशन था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। बेसिकली आज़ादी तो तुम ले लोगे, चलाओगे कैसे देश को? दिस गाय हेल्प कि पहले एक संविधान सभा बनाओ, पहले पूरा संविधान बनाओ, जिसका ड्राफ्ट ये पहले ही बना चुके थे अम्बेडकर जी से भी पहले। पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का एम एन रॉय ने बनाया है, जब संविधान सभा जैसा कुछ था ही नहीं, ड्राफ्टिंग कमेटी जैसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, अब इनका ये दूसरा फेज है लाइफ का। एक सेकंड, एक्चुअली इंक खत्म हो गई थी तो बीच में वीडियो में कट लगाना पड़ा, टू फिल द इंक इन द मार्कर। ठीक है, इनकी लाइफ का तीसरा फेज है, वो शुरू किससे होता है, किस चीज़ से? एक सेकंड, ये मिटा देता हूँ। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म। मतलब समझ रहे हो आप? ये होता है पढ़ाई का नतीजा, फिलोसोफर बनने का नतीजा। एक जगह टिके ही नहीं रह सकते एक आइडियोलॉजी पे। आप एक चीज़ कॉमन पाओगे, जितने भी रूढ़िवादी लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो पिछले 20 साल पहले भी जो सोचते थे आज भी वही सोचते हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं बदलेंगी, ऑब्वियस है, लेकिन जो प्रोग्रेसिव ट्रेंड है अगर उनमें नहीं दिख रहा तो एक चीज़ आप जरूर पाओगे कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है पिछले 20 साल से। खैर, तो इनका थर्ड फेज शुरू होता है क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म से। अब ये मार्क्स को किस किस बेस पे क्रिटिसाइज करते हैं? पहला, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। जबकि ये खुद मार्क्सवादी थे। एक टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी को और जर्मनी की इकोनॉमी को इन्होंने इक्वेट किया था कि सेम सिचुएशन है तो आगे रेवोल्यूशन होगा इंडिया में भी। इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, जैसा कि मैंने मार्क्स के वीडियो में बताया था कि इकोनॉमी इज द सोल ड्राइवर ऑफ हिस्ट्री। मतलब सिर्फ इकोनॉमी डिसाइड करती है कि आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में क्या होगा। ऐसा नहीं है। एम एन रॉय इसके विरुद्ध जाते हैं, कहते हैं मार्क्स ने यहाँ पे गलती की है। इकोनॉमी माइट बी अ सिग्निफिकेंट फैक्टर, लेकिन इसके अलावा भी बहुत चीजें फैक्टर होती हैं। अकॉर्डिंग टू एम एन रॉय, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन रीजन
और भी जैसे जितने भी ऐसे वर्ड जोड़ सकते हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि हिस्ट्री में आगे क्या होने, मतलब आगे क्या होने वाला है, कैसे प्रोग्रेस हुई है ह्यूमनिज्म की। दिस इज डिसाइडेड बाई ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन रीजन। सिर्फ इकोनॉमी डिसाइड नहीं करती ये चीज़। दूसरी चीज़ जिसके विरुद्ध वो गए, मार्क्स की जो थ्योरी में जो सबसे मेजर पॉइंट है उसी के विरुद्ध जा रहे हैं वो। सेकंड, मोड ऑफ प्रोडक्शन। सेम बात यहाँ पे भी आती है। मार्क्स ने मोड ऑफ प्रोडक्शन को ही बेस माना है किसी भी सोसाइटी का। मैंने मार्क्स वाली वीडियो में डिटेल में बताया, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा दे कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। काफ़ी ठीक समझाया है ऐसा मुझे लगता है, बाकी आप लोग फीडबैक देना तो दोबारा भी बना सकते हैं। अब मोड ऑफ प्रोडक्शन को मार्क्स ने केंद्र में रखा कि हमेशा, जैसे पहले बोला, सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, उसके बाद फ्यूडलिज्म आया, उसके बाद ये आया क्या, कैपिटलिज्म आया, फिर हमें सोशलिज्म की तरफ मूव करना है, उसके बाद वी विल अल्टीमेटली मूव टुवर्ड्स कम्युनिज्म, दैट इज साम्यवाद। सब में मोड ऑफ प्रोडक्शन सेंटर है कि कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं चीज़ें, एक सब साथ में मिलके कर रहे हैं। लॉर्ड सर्फ का रिलेशन चल रहा है, मतलब ज़मींदार और किसानों का चल रहा है रिलेशन, पूंजीपति और मजदूरों का रिलेशन चल रहा है, या फिर सामाजिक समाजवाद है बेसिकली, या फिर साम्यवाद है कि सब लोग मिलके प्रोडक्शन कर रहे हैं। इससे उन्होंने पूरा डिसाइड किया है कि संसार कैसे चलेगा। एम एन रॉय कहते हैं तुमने ह्यूमन को हटा के मोड ऑफ प्रोडक्शन रख दिया केंद्र में। हिस्ट्री का सोल ड्राइवर ह्यूमन नहीं, मोड ऑफ प्रोडक्शन हो गया। ह्यूमन इससे छोटा हो गया, मतलब ह्यूमन इस चीज के लिए हो गया मोड ऑफ प्रोडक्शन के लिए, ना कि मोड ऑफ प्रोडक्शन ह्यूमंस के लिए बचा। ये भी गलत है अकॉर्डिंग टू एम एन रॉय। तीसरी चीज, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट, डीओपी। सेम बात, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट का मतलब है कि जब पूंजीपति हैं, जब कैपिटलिज्म से बढ़ के समाजवाद की तरफ जाएगा, पूंजीवाद से उठ के समाजवाद की तरफ, जिसको इंग्लिश में कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ जाएगा, तो एक स्टेज आएगी जिसमें तानाशाही होगी प्रोलिटेरिएट्स की। प्रोलिटेरिएट्स माने वर्कर्स। एम एन रॉय फिर इस चीज से डिसएग्री करते हैं। क्यों होनी चाहिए डिक्टेटरशिप, क्या फायदा है इससे? ह्यूमंस को फिर तुमने सबऑर्डिनेट कर दिया। मतलब एक चीज़ जो अभी बता देता हूँ, एम एन रॉय के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो जानवरों से सिर्फ दो ही मामलों में अलग हैं जो ह्यूमंस को ह्यूमन बनाते हैं। पहला रीजन, तर्क करने की क्षमता, सोचने की क्षमता। दूसरा, सर्च ऑफ फ्रीडम। ये ह्यूमंस के बेसिक कैरेक्टर हैं। पहला रीजनिंग और दूसरा सर्च फॉर फ्रीडम, लगातार आज़ादी की तरफ बढ़ते रहना। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट यानी आज़ादी गई, और रशिया में वही हुआ। ऐसा तो मतलब, ऐसे रशिया को आप पढ़िए, जो रेवोल्यूशन हुआ वहाँ क्रांति हुई, मार्क्सवाद आया, या फिर लेनिन की सरकार आई, उसको लेनिनिज्म भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। इस स्टेज से आगे तो नहीं बढ़ा, यहीं पे बहुत सारे फॉल्ट हो गए। और रशिया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का केंद्र भी नहीं था। जिन देशों के लिए प्रिडिक्शन हुआ था कि वहाँ वहाँ रेवोल्यूशन होगा, वहाँ रेवोल्यूशन जैसा कुछ हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं हुआ। अब एक और जो चीज़ है कम्युनिज्म की, नैरो थिंकिंग। कम्युनिज्म को बोलते हैं वो। कम्युनिज्म में हो क्या रहा है? पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी और फाइनल कम्युनिज्म, दैट्स इट, खत्म। 5-6 स्टेजेस का मामला है और उसके बाद प्रोग्रेस नहीं होगी। आपको नहीं लगता ये बहुत नैरो है? मतलब ह्यूमन बीइंग लगातार सोचते हैं, लगातार कुछ ना कुछ नया डेवलप करने की कोशिश करते हैं। बदलाव को लेके मार्क्सवाद में जगह ही नहीं है कहीं कि कुछ हो भी सकता है, कि ये होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा, यही बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात, कम्युनिज्म जिसको साम्यवाद बोलते हैं, एज लास्ट स्टेज, कि इसके बाद प्रोग्रेस होगी नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? जो व्यक्ति कह रहा है कि ह्यूमंस सिर्फ सर्च ऑफ फ्रीडम है और ह्यूमंस में जो बेसिक ट्रेट्स हैं वो या तो रीजनिंग का है या फिर सर्च ऑफ फ्रीडम का है, वो इस बात से एग्री कर सकता है कि कम्युनिज्म लास्ट स्टेज है? एम एन रॉय के अनुसार हमेशा ही प्रोग्रेस बनी रहेगी, ये लास्ट स्टेज हो ही नहीं सकती कभी। तो आप देख रहे हो, इन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि मैं मार्क्सिस्ट नहीं हूं।
ये सिर्फ मार्क्स का विरोध कर रहे हैं, उसको सही जगह ले जा रहे हैं उनकी फिलोसफी को, कि जो इनमें फॉल्ट्स हैं उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना नया दे रहे हैं। अच्छा, एक बात और है एम एन रॉय की खास, ये वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल फिलोसोफर्स हैं, मतलब खुद का प्रोड्यूस करने की कोशिश की है कुछ ना कुछ इन टर्म्स ऑफ हाउ ह्यूमन शुड लिव, व्हाट इज आइडियल लाइफ, रेडिकल डेमोक्रेसी जो भी अभी हम पढ़ेंगे भी डिटेल में, रेडिकल ह्यूमनिज्म इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब इन्होंने विरोध किया तो क्या होना चाहिए एक अच्छे देश में, एक अच्छे समाज में क्या चीज़ें होनी चाहिए? सो लेट्स डिस्कस हिज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वन इज रेडिकल ह्यूमनिज्म एंड अदर इज रेडिकल डेमोक्रेसी। रेडिकल ह्यूमनिज्म क्या है? ये रेडिकल वर्ड, रेडिकल वर्ड को बेसिकली यूज किया जाता है बड़े बदलाव के लिए, कुछ ऐसा जो सोसाइटी को पॉजिटिव वे में बदलेगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव में भी जा सकता है, लेकिन एक और वर्ड है ऐसा ही, एक्सट्रीम। ये लगभग हमेशा गलत ही होता है, ये वर्ड जिस थिंकिंग के साथ जुड़ता है, चाहे आप एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हों, वामपंथी, या फिर एक्सट्रीम राइटिस्ट हों, दक्षिणपंथी, गड़बड़ी करके आएंगे, ठीक है। लेकिन रेडिकल वर्ड कभी कभी पॉजिटिव सेंस में भी यूज होता है, और अगर वो ह्यूमनिज्म की बात कर रहे हैं, मानवतावाद की बात कर रहे हैं, मानववाद की बात कर रहे हैं, तो आपको समझ आएगा कि नहीं नहीं, ये हमेशा नेगेटिव नहीं है। और इधर इस सेंस में जो एम एन रॉय का सेंस है उसमें तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। एम एन रॉय कहते हैं कि जितना भी इंटरप्रिटेशन कर रहे हो उसके सेंटर में ह्यूमन को तो लेके आओ, पहले ह्यूमन क्या चाहता है वो सब होना चाहिए ना। एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहता है, जैसे कि उन्होंने दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, दो ट्रेट्स बताए ह्यूमन बींग्स के, जो अभी मैं लिख चुका हूं। फर्स्ट इज रीजन, सेकंड इज सर्च फॉर फ्रीडम या अर्ग फॉर फ्रीडम, हर तरीके से आज़ादी चाहिए। अब ऐसे समझो, है तो ये मार्क्सवादी देखा जाए तो, क्योंकि आज़ादी चाहिए तो फिर उन्हें देश से भी आज़ादी चाहिए, उन्हें राज्य से भी आज़ादी चाहिए, उन्हें समाज से भी आज़ादी चाहिए, हर तरीके से आज़ादी चाहिए। ह्यूमन शुड नॉट बी स्लेव ऑफ एनीवन। तो जो नेशन का कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट ऑफ नेशन, इसको उन्होंने रिप्लेस किया वर्ल्डली ब्रदरहुड। कि ऐसा होना चाहिए, दुनिया पूरा विश्व में, पूरे विश्व में भाईचारा होना चाहिए, सीमाओं जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। एक और शब्द है इंटरनेशनलिज्म। अलग हैं दोनों, इंटरनेशनलिज्म नहीं है एम एन रॉय का अर्थ, क्योंकि जहां आपने इंटरनेशनलिज्म कहा इसमें नेशनलिज्म अपने आप आ गया। मतलब इंटरनेशनलिज्म तभी तो एग्जिस्ट करेगा जब नेशन होगा, जब नेशंस होंगे बहुत सारे, जब कंट्रीज होंगे। दोनों इसके विरुद्ध है वो कह रहे हैं वर्ल्डली ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू एम एन रॉय, सोसाइटी में जो प्रोग्रेस हुई है, ह्यूमंस जो है ना, वो ऐसा नहीं है जैसा सबने बना दिया है कि ह्यूमन हैव द नेचर ऑफ कंपटीशन। ह्यूमन हैज द नेचर ऑफ कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब है, मैंने कहा मेरा भी वही खराब है जो तेरा खराब है, तो वही हुआ। कॉऑपरेशन, कॉऑपरेशन इज द सोल मोटर ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। लोगों ने आपस में कॉर्पोरेट किया, कॉऑपरेट किया और दुनिया आगे बढ़ी। अब उसके बीच में सीमाएं आएंगी किसी देश की या फिर किसी भी तरीके की सीमाएं आएंगी, उनको बेसिकली एम एन रॉय हटाना चाहते हैं अपने रेडिकल ह्यूमनिज्म की तरह, कि ह्यूमन शुड बी द सेंटर ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन शुड बी द सेंटर ऑफ थिंकिंग, और ह्यूमन बींग्स के जो बेसिक ट्रेट्स हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो सर्च फॉर ट्रुथ हो, वो दोनों सर्च फॉर बेसिकली फ्रीडम हो, वो दोनों बरकरार रहने चाहिए। इसके विरुद्ध अगर कुछ भी जाता है तो उसको हटाना है हमें, ठीक है। अब इसी से रेडिकल ह्यूमनिज्म से अगला कंसेप्ट ड्राइव होता है इनका, ये हटा देता हूं, रेडिकल डेमोक्रेसी। बहुत बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, मतलब अच्छा है।
इसमें क्या होता है, एम एन रॉय बात करते हैं कि जो दो तरीके की डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही हैं उस वक्त सोसाइटी में, और अभी भी बेसिकली दो ही हैं। एक जो पॉपुलर डेमोक्रेसी है जिसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, दूसरी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जिन देशों में साम्यवाद आया, कम्युनिज्म आया, मार्क्सवाद आया, उनके लिए इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप बेसिक बात समझिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमें प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बेसिकली, अर्थात सभी वोटों को, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होगा, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पॉलिटिकल लेवल पे सब बराबर हैं। क्या ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमें दे रही है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी? भारत का ही उदाहरण ले लीजिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म में इकोनॉमी पे क्या हम सब बराबर हैं? बराबर तो छोड़िए, इनकम इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है कि आपके होश उड़ जाएंगे अगर आप डेटा चेक करेंगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को सबऑर्डिनेट कर रही है, मतलब इससे ऊपर जा रही है, बेसिकली इसको कॉम्प्रोमाइज करके मिल रहा है। और मार्क्सवाद में या फिर कम्युनिज्म में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऊपर जा रही है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से। वोट डालने का तो अधिकार होता ही नहीं, वोट डालने का क्या, जो रूल करेगा वही रूल करेगा, एक सिंगल पार्टी है, चॉइस जैसा कुछ है ही नहीं, तो पहली बात तो वो डेमोक्रेसी ही नहीं है। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक लेवल पे बराबरी की पूरी कोशिश की जाती है मार्क्सिस्ट कंट्रीज में या फिर कम्युनिस्ट कंट्रीज में। अब एम एन रॉय कहते हैं कि दोनों तरीके की डेमोक्रेसी बकवास है, मुझे चाहिए पार्टी लेस डेमोक्रेसी। आप सभी सोच रहे होंगे ये क्या कह दिया, बहुतों ने तो इसको देखने के बाद वीडियो मतलब बंद कर दिया होगा कि ये क्या ही है, ये क्या मतलब, ये तो बेवकूफ़ी भरी बात है। समझिए पहले, इतना भी गलत नहीं बोला उन्होंने। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में वो क्या रहा है, भारत में भी एक उदाहरण ले सकते हैं, एक दूसरी पार्टीज में बस होड़ लगी हुई है कैसे भी सत्ता को हासिल करने। जब ये पार्टी सरकार में आ जाती है तो जो अपोजिशन होती है वो कहने लगती है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, गलत हुआ है हर तरीके से, और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है और पता नहीं 50 बहाने। और जब ये पार्टी गवर्नमेंट में आती है तो जो अपोजिशन बनती है वो बोलने लगती है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। अब ये कहते हैं कि हाँ, जनता ने लोकतंत्र का सम्मान किया है, लोकतंत्र विजय हुआ। मतलब घमंड कि अगर मैं जीता हूं तो लोकतंत्र जीता है, और कोई और जीता है तो वो या तो तानाशाह है, कुछ भी बोलना, ठीक है। तो खैर, कहने का अर्थ है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो पार्टीज हैं वो बेसिकली सरकार बनाने के लिए लड़ रही हैं, उनका लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये तो कॉम्प्रोमाइज हो ही रहा है। एम एन रॉय कहते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दोनों एक दूसरे को सबऑर्डिनेट ना करें, दोनों ही साथ में चलें, दोनों में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। कितनी अच्छी बात कही है। और ये चीज़ अगर नहीं चाहिए तो हमें ना तो मार्क्सिज्म चाहिए और ना ही हमें ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए, और ना ही हमें देश में पार्टीज चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो रही है, नॉट दैट पार्टी, ठीक है। अब फिर देश चलेगा कैसे? एम एन रॉय कहते हैं, अब गांधी का प्रभाव देखिएगा आप लोग, जो पावर है वो हाईएस्ट लेवल पे सबसे कम होनी चाहिए और लोवेस्ट लेवल पे सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली फेवर कर रहे हैं एम एन रॉय। गांधी के सपोर्टर नहीं है, बस गांधी के विचारों से प्रभाव हुआ है उन पर। कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि गांधी सपोर्ट करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को, कि मैक्सिमम पावर लोगों के पास होनी चाहिए फॉर डिसीजन मेकिंग। यही वो कह रहे हैं कि यहाँ से डिसीजन शुरू हो और यहाँ तक जाए, ऊपर तक, लीस्ट पावर। और ये भी, इसके पास भी जो पावर आएंगी, जो डिसीजन आएंगे, वो कहाँ से ड्राइव होने चाहिए? एकदम लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी, एकदम लास्ट स्टेज से, एकदम ग्राम लेवल पे जाके, एकदम पंचायत लेवल पे जाके, एकदम अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटी पे जाके। अब कह तो दिया कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी है, रेडिकल डेमोक्रेसी, कहीं ना कहीं बात सही भी है क्योंकि लोग खुद डिसाइड करेंगे, लोगों पे दबाव भी किसी प्रकार का नहीं है। अब रेवोल्यूशन कैसे आएगा? अब हैं तो ये मार्क्सिस्ट, तो रेवोल्यूशन के अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकते, रेवोल्यूशन तो चाहिए, फिर चेंजेस तो चाहिए। जो एम एन रॉय कहते हैं, मार्क्स ने क्या कहा था, रेवोल्यूशन कौन लेके आएगी? वर्किंग क्लास। मार्क्स, एम एन रॉय कहते हैं नहीं, रेवोल्यूशन लेके आएगी मिडिल क्लास, और वो भी क्लास स्ट्रगल से नहीं,
एडुकेशन से। समझिए आराम से, कोई व्यक्ति अगर ये कह रहा है ना कि डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, लोगों के पास सबसे ज़्यादा ताकत होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग की, मतलब ग्राम पंचायत के स्तर पे सबसे ज़्यादा ताकत होनी चाहिए, तो इसमें ये चीज़ तो निहित है कि अगर लोग बहुत पढ़े लिखे होंगे तो ही डिसीजन अच्छे लिए जाएंगे, वरना वो हो सकता है कि ऐसे डिसीजंस लें जिससे बेहतर तो शायद सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। तो चेंजेस कैसे आएंगे बेसिकली, उसके लिए लोग समझदार कैसे होंगे, उसके लिए एजुकेशन चाहिए, और बहुत अच्छे स्तर पे एजुकेशन चाहिए, लोगों को अपने राइट्स पता हो, अपनी ड्यूटीज़ पता हो, और अपने लिए सही क्या है इतना तो कम से कम पता ही हो, अपने लिए क्या ठीक है, समाज के लिए क्या ठीक है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो कहाँ से आएंगी, एजुकेशन से आएंगी। अब जो मिडिल क्लास है, अब उन्होंने क्यों मना किया कि वर्किंग क्लास जो है वो बेसिकली रेवोल्यूशन नहीं लेके आएगी। एक टाइम पे ये भी इस चीज़ के सपोर्ट में थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके अगेंस्ट जाएंगे वर्कर्स वगैरह और रेवोल्यूशन लेके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने कांग्रेस को बहुत हल्के में ले लिया था, मेन स्ट्रीम पार्टी को। इनको ऐसा लगता था कि वो सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकती, वो पॉपुलर नहीं हो सकती अमंग पीजेंट, अमंग वर्कर्स, लेकिन ऐसा नहीं था। और इन्होंने एक हिसाब से देखा जाए, जैसे हर मार्क्सिस्ट व्यक्ति ने लिया है, वर्किंग क्लास को बहुत ओवर हाइप मान लिया कि ये पता नहीं क्या क्या कर जाएंगे, लेकिन बहुत कम देशों में ऐसा हुआ है कि वर्किंग क्लास मेजॉरिटी में हो, नहीं होते मेजॉरिटी में, पीजेंट्स होते हैं मेजॉरिटी में बहुत सारे देशों में। बहुत सारे देशों में और भी तरीके की चीज़ें होती हैं जो मेजॉरिटी में, और सारे डिपार्टमेंट्स है वो पीजेंट्स हो गए, और अनएम्प्लॉयड लोग भी मान सकते हो आप, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर देश में, हर क्या किसी भी देश में शायद ऐसा नहीं है कि वर्किंग क्लास मेजॉरिटी में हो। रशिया में जहाँ रेवोल्यूशन हुआ वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं था कभी, तो वर्किंग क्लास मेजॉरिटी में तो क्या ही होगी, ठीक है। अब एजुकेशन चाहिए, मिडिल क्लास रेवोल्यूशन लेके आएगा। एजुकेशन क्यों चाहिए? टू मेक द डिसीजंस इन इफेक्टिव मैनर। अब ये जब इन्होंने ये सब बताया रेडिकल डेमोक्रेसी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रेडिकल डेमोक्रेसी और रेडिकल ह्यूमनिज्म के फ़ैन हो गए होंगे। एक व्यक्ति जो कह रहा है कि नहीं, ह्यूमन सेंटर होना चाहिए, और डेमोक्रेसी भी इस तरीके की होनी चाहिए कि ह्यूमंस के जो दो बेसिक कैरेक्टर हैं, दैट इज रीजनिंग, और दूसरा क्या है, सर्च फॉर फ्रीडम या फिर अर्ज फॉर फ्रीडम, वो दोनों हमेशा सेटिस्फाई रहने चाहिए। क्या ये चीज़ प्रैक्टिकल है? पार्टी लेस डेमोक्रेसी, अब ये तो खत्म हो गए एम एन रॉय का टॉपिक डिस्कशन बेसिकली, लेकिन इनको एक असेसमेंट दे देते हैं कि क्या दिक्कत है, एनालाइज। ये सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकल तौर पे इसमें से कुछ भी संभव है ना, ही तो एजुकेशन इतनी संभव है कि हर व्यक्ति इतना एजुकेटेड हो कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन दे सके। हाँ, पार्टिसिपेशन दे सकता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत पढ़ा लिखा हो गया बहुत अच्छे डिसीजन लेगा। पार्टी लेस डेमोक्रेसी क्या एग्जिस्ट कर सकती है? तो लोग सिलेक्ट करेंगे, वो किसी ना किसी तरीके से आपस में, पार्टी ऑफिशियल ना हो लेकिन अनऑफिशियल तौर पे तो जुड़ी जाएंगे आपस में, जितने भी एमपी एमएलए होंगे, टू मेक द गवर्नमेंट। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे आओगे तो इट फॉल्स फ्लैट ऑन द ग्राउंड। लेकिन फिलॉसफी है, वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल फिलॉसफी है, एकदम ओरिजिनल व्यूज़ हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी को लेके हों, चाहे वो ह्यूमनिज्म को लेके हों। कंपेयर कर सकते हो आप इनको बी आर अम्बेडकर से, इनकी राइटिंग्स को, जितना इन्होंने लिखा है, और इसके अलावा इनके विचार गांधी जी से कंपेयर किए जा सकते हैं। गांधी जी का प्रभाव भी है, गांधी जी का विरोध भी किया इन्होंने, जो मैंने बताया कि गांधी जी को रिवाइवलिस्ट, कल्चरल रिवाइवलिस्ट बोल दिया कि नहीं, वो नेता उतने अच्छे नेता नहीं है जितने आपने मान रखा है, वो सिर्फ कल्चर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, संस्कृति को। और कहीं हद तक ये बात ठीक भी है। गांधी जी ने मॉडर्न सिविलाइजेशन का विरोध किया, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो एक हिसाब से एंशिएंट इंडियन कल्चर को रिवाइव ही तो कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में भी बोला कि गांधी के विरोधी सबसे ज़्यादा वही हैं आज के समाज में, जो सबसे ज़्यादा इंडियन कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और वही गांधी का विरोध कर रहे हैं। जबकि गांधी जी वॉज वन अमंग द मोस्ट फ्यू पर्सन जिन्होंने इंडियन कल्चर को मतलब प्रायोरिटी दी है कंपेयर टू वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। तो इनका ये विरोध था। गांधी जी का प्रभाव भी पड़ा बाद में इनके ऊपर, जो ये डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये आपको गांधी में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैंने पढ़ाया था, हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने ही बताया था, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल फिलोसोफर। बहुत ही अच्छी आइडियोलॉजी है दोनों की दोनों, रेडिकल ह्यूमनिज्म और रेडिकल डेमोक्रेसी। ड्राफ्टिंग कमिटी के बनने से पहले इन्होंने पहला कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया। नेता नहीं बन पाए ये बहुत अच्छे, बहुत सफल नेता नहीं बन पाए, लेकिन कम्युनिज्म की एक नींव कह सकते हैं भारत में डाल दी इन्होंने।
खैर, तो दिस वॉज ऑल अबाउट एम.एन. रॉय। अगला वीडियो हमारा होने वाला है औरोबिंदो घोष के ऊपर। एक नेशनलिस्ट थे, जेल में जाने के बाद ही बिकेम एन योगी। उनको समझ आया कि देश की आज़ादी बहुत बड़ी बात है, लेकिन उतनी भी बड़ी बात नहीं है। एक फीलिंग आ गई उनके मन में। तो अगले वीडियो में उनके पूरे विचार डिस्कस करेंगे, क्या वो सोचते हैं, क्या नहीं सोचते। हाँ, और एम.एन. रॉय पे वीडियो बनाया मैंने। अगला वीडियो एक योगी कह सकते हैं उनको, उनके ऊपर होने वाला है। उसका एक रीज़न ये भी है कि अब इनको ज़्यादा पढ़ा जा रहा है अरविंदो घोष को, क्योंकि एक ऐसी पार्टी सत्ता में है जो कल्चर को लेके, जो नेशनलिज्म को लेके थोड़ा एक्टिव रहती है, काफ़ी एक्टिव रहती है, थोड़ा तो नहीं। तो वी विल डिस्कस औरोबिंदो घोष इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।